जुलाई 2026। आसाम एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गया। टीवी पर फिर वही तस्वीरें दिखाई देने लगी। घरों की छतों पर फंसे परिवार, पानी में डूबी सड़कें, राहत का सामान लेने के लिए लंबी लाइनें। लेकिन इस बार हालात पहले से भी ज्यादा खराब थे। करीब 75 लोगों की जान चली गई। 7 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। 10 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए। 900 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। कहीं स्कूल की छत लोगों का आखिरी सहारा बन गई, तो कई परिवार अपने जानवरों के साथ कई दिनों तक नाव में रहने को मजबूर हो गए। हर साल यही होता है। नेता कहते हैं इस बार की बाढ़ पहले कभी नहीं देखी गई। राहत शिविर लगाए जाते हैं, कुछ हफ्तों बाद वे भी बंद हो जाते हैं। लोग अपने आधे डूबे घरों में लौटते हैं, कीचड़ साफ करते हैं और फिर अगले मानसून का इंतजार करने लगते हैं। जैसे बाढ़ आसाम की किस्मत बन गई हो, जैसे इसे रोका नहीं जा सकता, बस हर साल सहना पड़ता है। लेकिन जब हमने इस पूरी कहानी को गहराई से समझना शुरू किया तो एक बिल्कुल अलग सच सामने आया। ये सिर्फ ज्यादा बारिश की कहानी नहीं है, ये कई सालों की लापरवाही, पुरानी पड़ चुकी व्यवस्था और ऐसे सिस्टम की कहानी है जहां बाढ़ रोकने से ज्यादा हर साल बाढ़ के बाद उसे संभालना एक बड़ा कारोबार बन चुका है। और सिर्फ आसाम ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में नदियों के किनारे बसे शहर आज इसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। मौसम तेजी से बदल रहा है, लेकिन हमारी तैयारी अब भी पुरानी सोच पर टिकी हुई है। आसाम इस समस्या की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक मिसाल बन चुका है। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आसाम फिर क्यों डूबा। असली सवाल ये है, आसाम हर साल डूबता क्यों है? क्या इसके पीछे सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार है या फिर इंसानों के कुछ फैसले भी इस तबाही को और बड़ा बना रहे हैं? अगले कुछ मिनटों में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। बारिश की पहली बूंद से लेकर उन फैसलों तक जिन्होंने इस तबाही को हर साल लौटने वाला सच बना दिया। आसाम की बाढ़ की बात होती है तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सामने आता है। सालों से लोगों का मानना रहा कि सबसे बड़ा खतरा इसी नदी से आता है। लेकिन 2026 की बाढ़ की कहानी कुछ अलग थी। इस बार तबाही सिर्फ ब्रह्मपुत्र की वजह से नहीं आई। 18 और 19 जुलाई को नागालैंड के मोकोकचुंग इलाके में सामान्य से लगभग 493% ज्यादा बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश में भी लगातार तेज बारिश हो रही थी। पहाड़ों पर गिरा ये सारा पानी तेजी से नीचे आया और दिखो, दिसांग, जंजी और धनसिरी जैसी छोटी नदियों में भर गया। कुछ ही घंटों में ये नदियां इतनी तेज बहने लगी कि उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबो दिया। ये धीरे धीरे बढ़ने वाली बाढ़ नहीं थी, ये अचानक आई बाढ़ थी जिसमें लोगों को संभलने का भी पूरा समय नहीं मिला। इसी वजह से ऊपरी आसाम के कई ऐसे इलाके भी पानी में डूब गए जिन्हें लोग अब तक सुरक्षित मानते थे। वहां न मजबूत सुरक्षा व्यवस्था थी और न ही ऐसी बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी। सबसे बुरे समय में 5 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बारिश ज्यादा हुई। असली सवाल यह है कि इतनी बारिश ने इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा दी। इसका जवाब छिपा है उन पहाड़ों और जंगलों में जो कभी इस पानी को रोक लिया करते थे। कई सालों से आसाम, नागालैंड और अरुणाचल के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर जंगल कटते रहे हैं। पहले पेड़ों की जड़ें बारिश का पानी जमीन के अंदर रोक लेती थी, लेकिन अब जहां पहले घने जंगल थे वहां कई जगह खाली पहाड़ और कमजोर मिट्टी बची है। नतीजा ये हुआ कि बारिश का ज्यादातर पानी जमीन में जाने के बजाय सीधा नदियों में पहुंचने लगा। और जब कुछ ही घंटों में इतना सारा पानी नदियों में आ जाता है तो बाढ़ पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक हो जाती है। यानी जो बारिश कुछ साल पहले सिर्फ परेशानी बनती, वही आज कुछ घंटों में बड़े हादसे में बदल जाती है। और ये सिर्फ आसाम की समस्या नहीं है, दुनिया के कई देशों में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। आसाम की 2026 की बाढ़ हमें यही दिखाती है कि जब बदलता मौसम और इंसानों की गलतियां एक साथ मिलती हैं, तब नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। अब तक इतना साफ हो चुका था कि ये सिर्फ प्रकृति का खेल नहीं था, इस तबाही के पीछे हमारी अपनी गलतियां भी थी।
लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब यह है, अगर हमें इतने सालों से इन खतरों का पता था, तो फिर हर साल वही गलती दोबारा क्यों होती है? अगर आपको लगता है कि आसाम की बाढ़ सिर्फ ज्यादा बारिश की वजह से आती है, तो कहानी का ये हिस्सा आपकी सोच बदल सकता है। आसाम में बाढ़ रोकने के लिए सबसे ज्यादा भरोसा तटबंधों पर किया गया। करीब 4,800 किलोमीटर लंबे ये मिट्टी के तटबंध कई दशक पहले बनाए गए थे। उस समय ये एक अच्छा समाधान थे, लेकिन आज इनमें से ज्यादातर पुराने हो चुके हैं। कई जगह इनकी हालत इतनी खराब है कि इन्हें तुरंत ठीक करने की जरूरत है। फिर भी हर साल लोगों से यही कहा जाता है कि ये तटबंध उन्हें सुरक्षित रखेंगे। अब जरा एक और बात सुनिए। पिछले करीब 60 सालों में आसाम को बाढ़ से बचाने के नाम पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इतना पैसा, इतने साल, लेकिन नतीजा क्या निकला? हर साल वही टूटे हुए तटबंध, हर साल वही बाढ़, हर साल वही राहत शिविर और हर साल वही वादे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार तटबंधों को हमेशा के लिए समाधान बनाने की बजाय हर साल मरम्मत होने वाले काम की तरह देखा गया। तटबंध टूटते हैं, फिर उन्हें ठीक करने का ठेका दिया जाता है। अगले साल फिर वही तटबंध टूट जाते हैं और यही सिलसिला बार बार चलता रहता है। इसी वजह से लंबे समय का समाधान पीछे छूट जाता है। लेकिन समस्या सिर्फ तटबंधों की नहीं है। आसाम में पहले बड़ी संख्या में ऐसी गीली जमीनें और तालाब थे जिन्हें स्थानीय लोग बील कहते हैं। बारिश के समय यही जगह अतिरिक्त पानी को अपने अंदर समेट लेती थी, यानी ये प्रकृति की अपनी सुरक्षा व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे इनमें से कई जगहों पर इमारतें बन गई, सड़कें बन गई और शहर बिना सही योजना के फैलते चले गए। अब जब ज्यादा बारिश होती है तो पानी के पास रुकने की जगह ही नहीं बचती और फिर वही पानी सीधे घरों, खेतों और सड़कों में घुस जाता है। इसके बाद शुरू होती है राहत की तैयारी। राहत शिविर, खाने का सामान, तिरपाल, कुछ आर्थिक मदद, ये सब जरूरी है और लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ राहत बांट देने से समस्या खत्म हो जाती है या फिर हर साल वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है? और जब कुछ पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता ये पूछते हैं कि बाढ़ रोकने के लिए मिला पैसा कहाँ खर्च हुआ, कौन सा काम पूरा हुआ और कौन सा सिर्फ कागजों में रह गया, तो कई बार इन सवालों का सीधा जवाब ही नहीं मिलता। यही वजह है कि हर साल एक जैसा चक्र चलता रहता है। बारिश आती है, बाढ़ आती है, राहत बांटी जाती है, कुछ समय बाद सब भूल जाते हैं और अगले साल फिर वही कहानी दोहराई जाती है। यानी अब सवाल सिर्फ मौसम का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का भी है जो हर साल इस बाढ़ को रोकने के बजाय बस उसके बाद होने वाले नुकसान को संभालने में लगी रहती है। लेकिन क्या इसका कोई बेहतर रास्ता है? यही हम आखिरी हिस्से में जानेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आसाम को हर साल आने वाली इस बाढ़ से बचाया जा सकता है या फिर लोगों को हर साल इसी दर्द के साथ जीना पड़ेगा? अच्छी बात यह है कि इसका समाधान मौजूद है, लेकिन उसके लिए सिर्फ राहत बांटना काफी नहीं होगा। सबसे पहले सिर्फ तटबंधों के भरोसे रहने की सोच बदलनी होगी। पूरी नदी को समझकर, उसके बहाव को ध्यान में रखकर और आधुनिक तकनीक के साथ स्थानीय लोगों के अनुभव को जोड़कर योजना बनानी होगी। दूसरी बड़ी जरूरत है उन इलाकों की पहचान करना जहां हर साल बाढ़ आने का खतरा रहता है। ऐसी जगहों पर बिना सोचे समझे घर, इमारतें और सड़कें बनती रहेंगी तो नुकसान भी हर साल बढ़ता रहेगा। इसके साथ साथ उन गीली जमीनों और तालाबों को भी बचाना होगा जो कभी बारिश का अतिरिक्त पानी अपने अंदर रोक लेते थे, क्योंकि प्रकृति की बनाई हुई सुरक्षा किसी भी कंक्रीट की दीवार से ज्यादा असरदार साबित हो सकती है। लेकिन शायद सबसे जरूरी बात उन लोगों की बात सुनना है जो सालों से इस बाढ़ के साथ जी रहे हैं। नदी किनारे रहने वाले परिवार, छोटे किसान, मछुआरे और वे लोग जिन्होंने हर साल अपना घर डूबते देखा है। अगर किसी को इस नदी की सबसे ज्यादा समझ है तो वही लोग हैं। फिर भी योजना बनाते समय उनकी राय सबसे कम सुनी जाती है। दुनिया के कई देश अब ये समझ चुके हैं कि सिर्फ बाढ़ आने के बाद राहत पहुंचाना ही समाधान नहीं है। असली काम तो बाढ़ आने से पहले तैयारी करने का है।
आसाम भी यही सबक सिखाता है। अगर हम हर साल सिर्फ नुकसान गिनते रहेंगे और उसकी असली वजहों को नजरअंदाज करते रहेंगे तो ये कहानी कभी नहीं बदलेगी। आसाम हर साल डूबता है, लेकिन ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये उन फैसलों का नतीजा भी है जो सालों से लिए जाते रहे हैं। अब देखना यह है, क्या इस बार सिर्फ बाढ़ का पानी उतरेगा या फिर व्यवस्था भी बदलेगी, क्योंकि अगला मानसून दूर नहीं है और उसके साथ ये सवाल भी फिर लौट कर आएगा।